सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैटर अराउंड अस चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग वाले चैप्टर 1 साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर में हम पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। और सॉरी मैंने आपको इतना वेट कराया पार्ट 2 के लिए। तो चलिए हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में मैटर की इंट्रोडक्शन तो देख ही ली थी, तो उस इंट्रोडक्शन के बाद हम अब इस बात पे आते हैं कि ये जो मैटर है, हमने ये तो पढ़ लिया कि हर चीज़ मैटर से बनी होती है, लेकिन यार मैटर भी तो किसी चीज़ से बना होगा। कोई चीज़ ऐसी जिससे मैटर बना होगा वो है पार्टिकल्स। हर जो वो है मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलकर ही बनता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। उससे पहले मैं आपको ये प्रूफ कर दूं, क्योंकि साइंस में हमेशा प्रूफ चाहिए कि ये चीज़ तुमने बोल दी तो उसका हमें प्रूफ चाहिए। तो मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ कि मैटर जो है पार्टिकल से होता है। सॉरी, अब देखो आपने क्या करना है कि 100 ml पानी ले लेना है एक बीकर के अंदर, या जितना भी आप ले सकते हो पानी आपने ले लेना है। उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करना है। उसको मिलाने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करो, और साथ ही साथ वाटर लेवल भी मार्क कर लेना बिना सोल्ट डाले। सोल्ट डालने से पहले वाटर लेवल मार्क कर लेना, उसके बाद सोल्ट डाल दो। और आप ये देखोगे कि यार वाटर लेवल में कोई भी दिक्कत नहीं आई, ना वो हल्का सा ऊपर हुआ ना वो हल्का सा नीचे हुआ। ठीक है, तो यार ये सोल्ट गया कहाँ पर? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सोल्ट गया कहाँ पर। सोल्ट जो है वो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में चला गया। उनके जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ना, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उनके बीच में वो सोल्ट चला गया। अब आप कह रहे होंगे कि लेकिन अगर हम यही किसी सॉलिड पर डालते हैं, तो लिक्विड में डाला सॉलिड में डालते हैं तो ये ऊपर रह जाता है। तो यार ये तीन जो स्टेट्स हैं सॉलिड लिक्विड गैस, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। प्लीज कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। जिस बारे में टॉपिक में बात हो रही है पहले उसे समझना, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके मैं हर टॉपिक क्लियर करूंगा। बस आगे पीछे टॉपिक क्लियर होंगे तो चिंता मत करना, मैं लाइन से बताऊंगा। तो हमने ये पता लगा लिया कि वो मैटर्स जो है पार्टिकल से होता है, लेकिन इन पार्टिकल्स की भी कोई 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी 3? देयर इज इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम। यहाँ पर इन पार्टिकल्स के बीच में एक तरीके का स्पेस होता है, जो कि हमने इस एक्टिविटी से पता लगा लिया है। अब अगला क्या आता है? दे आर कंटिन्यूस मूविंग। वो कंटिन्यूस मूविंग होते हैं। अब इसको प्रूफ करेंगे हम। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस मूव करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए आप अभी के अभी कोई सेंट की बोतल या रूम फ्रेशनर की बोतल उठाओ, कमरे के कोने में उसको स्प्रे करो, और आप दूसरे कोने में जाओ कमरे के, और वहां तक आपको स्मेल आएगी। इसका मतलब क्या कि पार्टिकल्स मूव हुए और आपके नाक तक, आपके नोस्ट्रिल्स में वो गए, उसकी खुशबू गई, आप उसको स्मेल करने के योग्य हो, एबल हो, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। इसी के अलावा तुम अगरबत्ती जला लो यार, साइड में अगरबत्ती जला लो, उसका धुआं तुम्हारे नाक तक आ जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल्स मूव होते हैं। प्रूव्ड, 2 चीजें प्रूव हो चुकी हैं। अब अगली चीज, दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देमसेल्फ। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन अलग अलग प्रकार का होता है तीनों स्टेट्स में, सॉलिड लिक्विड गैस में। उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन होता है। अब वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप जिस फोन पर देख रहे हैं मेरी वीडियो, उस फोन के ऊपर उंगली मारिए, आपकी उंगली फोन के आर पार नहीं जाएगी। पानी के अंदर मारिए, पानी के अंदर चली जाएगी, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। लेकिन हवा के अंदर ऐसे उंगली मारिए, आपकी उंगली हवा के अंदर बहुत आसानी से जाएगी। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है पार्टिकल्स के बीच में, बट डिपेंड ये करता है कि किसमें कितनी ज्यादा है। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज हो गई पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। तो ये 3 प्रॉपर्टीज अब आई होप नहीं, मैं आशा ही नहीं करता, मैं पक्का शर्त से कह सकता हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो अब हम पढ़ते हैं तीनों स्टेट के बारे में, सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसे ध्यान से पढ़ना। और ये सॉलिड लिक्विड गैस जो है ये फिजिकल नेचर है मैटर का। इसका मतलब कि उसका दिखने का प्रेजेंस कैसा है, वो जो हम मतलब किसी चीज को बाहर से देखते हैं तो उसका फिजिकल वो होता है, नेचर होता है। अगर हम उसे केमिकल नेचर से देखना चाहते हैं तो हमें उसे तोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर तक जाना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ते हैं इनके फिजिकल नेचर के बारे में। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगा और वो तीनों के अंदर बताऊंगा। अब आप सुनिए पहले, फिर हम इसको और एक्सप्लेन थ्रू आउट देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है शेप। अब ये शेप जो है अभी हम तीनों मैटर में क्लासिफाई करेंगे। ये शेप का क्या रोल है यार तीनों मैटर में? शेप तो पहला सॉलिड लिक्विड गैस, इसी ऑर्डर में हम बात करेंगे। पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो पहले सॉलिड की बात। शेप, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड के पास हमेशा फिक्स्ड शेप होगी। अपने फोन को आप दबाइए, एफर्ट लगाइए, नहीं होगा चेंज, शेप नहीं होगी चेंज। हाँ हो सकती है, लेकिन फोन डैमेज हो जाएगा यार, फोन टूट जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए उसकी शेप चेंज मत करना।
हाँ, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी शेप चेंज नहीं होगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन उसके पास अपनी एक फिक्स्ड शेप होती है। जैसे आपने पानी लिया, पानी गिराओगे तो पानी फिक्स्ड शेप में नहीं गिरेगा यार। हवा होती है, एयर होती है, वो कहीं बहती है, फिक्स शेप में नहीं बहती है। इसका मतलब कि इन दोनों के पास फिक्स शेप नहीं है। पानी बोतल में डालोगे शेप अलग होगी, ग्लास में डालोगे शेप अलग होगी, बीकर में डालोगे शेप अलग होगी, ट्यूब में डालोगे शेप अलग होगी। तो इसके पास फिक्स शेप नहीं है। गैस में भी नहीं है फिक्स शेप। गैस को बोतल में डालोगे, गैस उस शेप से फैलेगी। गैस कभी भी ऑक्यूपाई नहीं होती, वो फैलती है। अगर आपने थोड़ी सी गैस किसी चीज के अंदर डाली तो वो पूरी फैल जाएगी। इसके बारे में हम आगे और ब्रीफ में समझेंगे। तो हमने शेप के बारे में पढ़ लिया। सॉलिड के पास फिक्स शेप होती है, लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होती। अगर कोई कहे कि फिक्स शेप होती है लिक्विड के पास, तो उसे कहो कि गिलास में पानी डाल फिर शेप देख, बोतल में पानी डाल फिर शेप देख, शेप अलग हुई ना। और गैस की भी फिक्स शेप नहीं होती। तो ये हमने पढ़ लिया इनकी शेप के बारे में। और इसकी अगली प्रॉपर्टी आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब तो आपको पता ही होगा कि वो कितना वॉल्यूम, जैसे 1 किलो सॉलिड है तो वो 1 किलो सॉलिड ही रहे, ठीक है। तो ऐसा वॉल्यूम, अगर आपने 1 लीटर पानी, 1 लीटर ग्लास के अंदर पानी डाला है तो उसकी वॉल्यूम उतनी ही रहे। वॉल्यूम मतलब कितना वो मतलब कितना उसका वेट है, मतलब कितना उसका माप है। 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, कितना है उसका मास, या कितनी उसकी क्वांटिटी है। सीधे सीधे वर्ड्स में कहूँ तो कितनी उसकी क्वांटिटी है। तो सॉलिड की क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहती है, लिक्विड की भी फिक्स रहती है। अब अगर आपको लिक्विड में कोई डाउट आ रहा हो तो आप 1 लीटर की बोतल लीजिए और उसके अंदर लिक्विड डालिए, तो लिक्विड की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। और अब आप आधे लीटर का ग्लास लीजिए और उस 1 लीटर पानी जो बोतल के अंदर था उसको डालने की कोशिश करिए, पूरा का पूरा उस ग्लास के अंदर। वो नहीं जा पाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है यार, ठीक है। और अब आते हैं गैस की बात पे। उनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती, वो पूरा का पूरा कंटेनर ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। थोड़ी सी गैस भी अगर किसी कंटेनर में गई तो वो पूरा ही ऑक्यूपाई कर लेंगे। उनकी वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं होती। गैस सिलेंडर होते हैं, उसके अंदर उसे कंप्रेस कर कर डाला जाता है। और अगर उसी गैस सिलेंडर में आप जितनी गैस है उसकी आधी भी डाल देंगे तब भी पूरा सिलेंडर उस गैस से भर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उनकी कोई वॉल्यूम नहीं होती यार, वो पूरा कंटेनर ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब तीसरा प्रॉपर्टी आती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फोन के ऊपर उंगली मारिए तो आपकी उंगली आर पार नहीं जाएगी, क्योंकि उनके पार्टिकल्स ही इतने फोर्स से बंधे हुए हैं, इतनी उसके बीच में अट्रैक्शन है, तो कहां से जाएंगे यार। तो इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। पार्टिकल्स सॉलिड के जो हैं उनके अंदर मैक्सिमम का मतलब सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और अब आते हैं हम लिक्विड पर। इट इज लेस देन सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड। सॉलिड से कम है, सॉलिड से कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन है। पानी में उंगली मारना थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स में तो वैसे नामुमकिन ही है, ठीक है। और अब आते हैं हम गैस में। इट हैज लीस्ट ऑफ 3 स्टेट्स। इसका मतलब है कि सबसे कम है इसके अंदर, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके अंदर। आप हवा में यार उंगली छोड़ो यार, हवा में पूरा चल सकते हो, हवा को आर पार जा सकते हो, क्योंकि उनपे बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो 3 हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, टोटल 10 प्रॉपर्टी है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, हम पूरी 10 प्रॉपर्टी करेंगे इस वीडियो में। तो 4th आता है काइनेटिक एनर्जी। यार ये मेरी फेवरेट है काइनेटिक एनर्जी। इसमें पता क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास होती है जो ऑब्जेक्ट मूविंग होता है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट आप देख लोगे ना तो कह देना इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, खत्म बात, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो होती है मूविंग ऑब्जेक्ट में। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार हमारी बुक में कहीं नहीं लिखा कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ऐसी कौन सी एनर्जी होती है उस ऑब्जेक्ट के पास जो रेस्ट पर होते हैं ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा हम टॉपिक के बाहर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी होगी उस ऑब्जेक्ट के पास जो कि रेस्ट पर है, और काइनेटिक एनर्जी होगी उस ऑब्जेक्ट के पास जो कि मूविंग है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। पार्टिकल्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो मैं मैंने पहले ही बताया था, पहले सॉलिड बोलूंगा फिर लिक्विड फिर गैस, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। तो पार्टिकल्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड के पार्टिकल्स के पास सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है। वो बहुत देर में उनके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव हो पाते हैं, बहुत देर में। अब एक वुडन ब्लॉक लीजिए,
अब वुडन ब्लॉक को लीजिए, अब उसके पार्टिकल्स मूविंग नहीं हैं, लेकिन जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स सॉलिड से ज़्यादा मूविंग है, क्योंकि पानी जो है उसके पार्टिकल्स बह सकते हैं, मतलब उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जो गैस होती है उसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। गैस हमेशा ही घूमती रहती है इधर उधर, जैसे अगरबत्ती का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, अगरबत्ती का एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको कि अगरबत्ती का जो धुआं है वो एक तरीके का गैस ही है, तो वो बहुत जल्दी ट्रैवल करती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलती है पार्टिकल्स को, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ पार्ट थर्ड में। इस पार्ट में हम सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कर चलेंगे। तो ये हो गए हमारे 4 प्रॉपर्टीज़। और अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो भी एनिमेटेड। और फिफ्थ आता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस में ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसका मैं आपको सीधा सीधा मतलब बता देता हूँ कि इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, उनके बीच में कितना स्पेस है। अभी आप अपना हाथ जो है उसे एकदम बंद करिए तो आपकी उंगलियों के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा, और उसे खोल लीजिए तो आपकी उंगलियों में स्पेस आ जाएगा। इसका मतलब आपकी जो फिंगर्स में पहले इंटरमोलिकुलर स्पेस था बहुत कम था या बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन उसके बाद इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गया। इंटरमोलिकुलर स्पेस यही होता है, लेकिन मोलिकुलर स्पेस आ गया तो मॉलिक्यूल उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है। तो पार्टिकल्स हैव मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस, सॉलिड की बात हो रही है, पार्टिकल्स है मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस। पार्टिकल्स के बाद सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। अगर उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता, अगर सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता तो हम उसमें अपनी फिंगर मारने के एबल होते कि नहीं होते। अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी स्पेस होता तो हमारी फिंगर वहाँ चली जाती, ठीक है। या फिर जैसे हमने सबसे पहले एक पानी के अंदर नमक डालने का एग्जांपल लिया था, तो उसमें अगर हम नमक किसी वुडन ब्लॉक पर भी डालते तो वो चीनी उसके अंदर चली जाती अगर स्पेस होता, लेकिन स्पेस नहीं है तभी चीनी ऊपर पड़ी रह जाती है। यही रीज़न है यार, सॉलिड के अंदर सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस है। और अब बात आती है लिक्विड की, दे हैव मोर देन इन सॉलिड। अब लिक्विड के पास सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ऐसे ही गैस के पास सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, तभी वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो अब आता है 6th पॉइंट, एजिज। एजिज के बारे में बात करते हैं। अब एजिज जो है, एजिज होता है कि उसकी शेप या उसकी एजिज तो हमने पढ़ी होंगी ना, मैथ्स में एजिज पढ़ी होगी। जैसे आपका जो फ़ोन है उसकी एजिज होंगी, उसके चारों ओर जो उसके चारों ओर लाइंस बनी हुई हैं या जो उसका रेक्टेंगल शेप जो उसे दे रही हैं वो होंगी उसकी एजिज। तो द एजिज आर डिफाइंड, जो एजिज होती हैं वो उसकी डिफाइंड होती हैं, वो एजिज को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन पानी की एजिज चेंज हो सकती हैं, पानी की एजिज चेंज हो सकती हैं अगर आपने पानी को हेक्सागनल मतलब जिसकी 6 साइड हो ऐसे बीकर में डाला तो उसकी 6 एजिस हो जाएंगी। और अगर आपने पानी को 2 एजिस में या 4 एजिस वाले बीकर में डाला तो उसकी 4 एजिस हो जाएंगी। लेकिन अगर उसी को छोड़कर अगर आप सॉलिड को डालें हेक्सागनल में, लेकिन तो सॉलिड की जो एजिस हैं वो फिक्स रहेंगी, सॉलिड की एजिस उसके हिसाब से चेंज नहीं होंगी। और जैसे लिक्विड में चेंज हो जाती हैं एजिस, वैसे ही गैस में चेंज हो जाती हैं। नो डाउट, यहाँ तक क्लियर एकदम। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट में बता देना। तो एजिस के बाद हम आते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी तो होती है कि कितना हम उस चीज़ को दबा सकते हैं, उसके अंदर कितनी दबने की क्षमता है। तो सॉलिड के अंदर तो यार बिल्कुल ही नहीं होती, सीधा ही लिख देना नॉट इन सॉलिड। कंप्रेसिबिलिटी इज नॉट इन सॉलिड। तुम दबा ही नहीं सकते, फ़ोन को दबाते रहो, नहीं दबेगा यार, तुमसे नहीं दबेगा। लेकिन पानी को दबा दो तो दबेगा, और गैस को तो और भी दबेगा, ठीक है। जो पानी के अंदर होती है थोड़ी सी लेकिन कम होती है, पानी इतना नहीं दब सकता जितनी की गैस दब सकती है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल एंड सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। सीधा नोट लिख दो, क्योंकि कोई डाउट ही नहीं है यार, वो कंप्रेस हो ही नहीं सकती। अब हम आते हैं रिजिडिटी के ऊपर। रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी होता है कठोरपन, कितनी उसके अंदर रिजिडिटी है, अपनी शेप को मेंटेन करने की कितनी उसके अंदर पावर है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक है, अपनी शेप वो मेंटेन करके रखते हैं। और लिक्विड के अंदर नहीं है, वो लेस रिजिड होते हैं। इसका मतलब क्या? वो बह सकते हैं, लिक्विड बह सकते हैं। अगर लिक्विड के अंदर रिजिडिटी होती तो लिक्विड को नीचे फर्श पर गिराने में भी उसकी शेप वही रहती जैसे कि सॉलिड की रहती है।
तो हम कह सकते हैं लिक्विड के अंदर कम रिजिडिटी है तो वो फ्लो कर सकते हैं, और गैसियस तो शो ही नहीं करते यार रिजिडिटी को, तो वो तो फ्लो करेंगे ही करेंगे यार। लिक्विड के अंदर तो चलो माना कम रिजिडिटी है, लेकिन गैस के अंदर तो यार बिल्कुल भी रिजिडिटी ही नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म है एकदम मामला, तो वो फ्लो करेंगे करेंगे। तो अब आती है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करेगी यार, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया फ्लूइडिटी का, हमने रिजिडिटी में ही बात कर ली है, तो कोई बात नहीं यार, फ्लूइडिटी भी देख लो। तो आप अब इसका आंसर आप दोगे, फ्लूइडिटी में सॉलिड में फ्लूइडिटी होती है कि नहीं होती? दो यार आंसर दो। बिल्कुल सही, नहीं होती, फ्लूइडिटी नहीं होती। और लिक्विड में होती है कि नहीं होती? दो आंसर यार, चुप मत रहा करो, आंसर दो। बिल्कुल सही, होती है, फ्लूइडिटी होती है, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, गैस भी फ्लो कर सकती है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है कि डिफ्यूजन होता है कि जब एक मैटर के पार्टिकल्स और दूसरे टाइप के मैटर के पार्टिकल्स के साथ मिलते हैं तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। तो यार अब आप अपने हाथ की उंगलियां एकदम बंद कर लो, कोई भी स्पेस ना रहे आपकी उंगलियों के बीच में, और दूसरे हाथ की भी उंगलियां बंद कर लो। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ जो आप कर सकते हो। तो आपने दोनों हाथ की उंगलियों के बीच में कोई गैप नहीं रखना, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, तो अब आप उसे ना आपस में बंद करने की कोशिश करो। जैसे वो जब हम वॉलीबॉल खेलते हैं तो वो नहीं बताते बढ़िया से घुसंड बनाते हैं वॉलीबॉल को मारने के लिए, तो वैसा ही आपको बनाना है। जब आपकी उंगलियां एकदम बंद हो तो आप बंद करके रखो उंगलियों को और अब बनाने की कोशिश करो। यार बहुत दिक्कत हो रही है, नहीं बन रहा, नहीं बनेगा यार, क्योंकि उंगलियों के बीच में पार्टिकल्स का स्पेस ही नहीं है। तो यार डिफ्यूजन, आपकी जो उंगलियों का डिफ्यूजन है कैसे होगा? ये भी एक तरीके का डिफ्यूजन ही है यार, उंगलियों का डिफ्यूजन कैसे होगा? और इसी तरीके से जो आपकी उंगलियां हैं अगर आप उसे पार्टिकल्स मान लो और वो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं तो डिफ्यूजन नहीं होगा। आप समझ चुके हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए उनमें डिफ्यूजन बहुत धीरे धीरे होता है। यार ये मत लिख देना नहीं होता, होता है लेकिन बहुत धीरे होता है। ऐसे ही अब अपनी उंगलियां थोड़ी सी खुली करो, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी खुली करो, अब करो, होगा डिफ्यूज, आराम से डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज तो होगा आराम से, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अब आप अपनी उंगलियां एकदम खुली कर लो और बनाओ, बहुत तेजी से होगा यार ये तो यही है तीनों। जब उंगलियां टाइट है इसका मतलब सॉलिड, डिफ्यूजन धीरे। जब उंगलियां थोड़ी सी खुली हैं, ये जस्ट एग्जांपल है, उंगलियों के बारे में पेपर में मत लिखाना, ठीक है? नहीं तो टीचर उंगलियों पे ही डंडे मारेगा, ठीक है? अब क्या करो, जब थोड़ी सी खोली उंगलियां थोड़ी इजीली हुआ, लेकिन इतना भी फास्टर नहीं हुआ, मतलब लिक्विड, और थोड़ा और खोलो तो मतलब एयर में हो गया। यार इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ यार, हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेज हैं, इतनी सारी गैसेज डिफ्यूज्ड हैं, उसे हम डिफ्यूज्ड ही कहेंगे। इतनी सारी गैसेज जो हैं एक दूसरे में मिली हुई हैं। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि आप जो ले रहे हो बाहर से एयर ले रहे हो उसके अंदर ओनली ऑक्सीजन है, आप ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिफ्यूज होती हैं गैसेज। और जो लिक्विड है, एक तरीके के लिक्विड को दूसरे तरीके के लिक्विड में आराम से मिला सकते हो यार। अब नींबू पानी बनाते हो, नींबू का पानी होता है और तुम्हारा सिंपल पानी होता है, दोनों आराम से मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा घोलना पड़ता है। और लेकिन आप लकड़ में अपनी प्लास्टिक की बोतल मिलाओ तो नहीं मिलेगी यार। तो ये होगी हमारी पूरी की पूरी 10 प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड और गैस की। अब आपको मैं पक्का कह सकता हूँ, 100% श्योर हूँ, पेपर में कोई भी इनमें से प्रॉपर्टी के बारे में कोई पूछ लेना तो तुम आराम से लिखाओगे, ठीक है? और उंगलियों वाली बात मत लिखना, वरना उंगलियों पे डंडे खाओगे। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं सब्लिमेशन और कुछ नई नई चीज़ें, जैसे हो गया अपना कि प्रेशर के क्या इफेक्ट होते हैं, इवापोरेशन क्या होती है, इवापोरेशन इंक्रीज कैसे होती है, मतलब रेस्ट ऑफ द चैप्टर जितना ही बचा है, पार्ट 3 या फिर पार्ट 4 भी बन सकता है इस चैप्टर का। वैसे तो पार्ट 3 बनेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।